हेलो गाइस, दिस इज़ मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। तो गाइस आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस टॉपिक का नाम है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, मतलब हिंदी में इसको तुलनात्मक राजनीति बोलते हैं। तो क्या होती है तुलनात्मक राजनीति, क्या होती है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इसके मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे, इसके नेचर के बारे में पढ़ेंगे, इसके स्कोप के बारे में पढ़ेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके अलग अलग अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो guys, comparative politics is a field in political science by using the comparative method to explore politics of the world. It includes the topic या subjects related to political institutions, political behavior, governments of the different countries. The content and boundaries of comparative politics are not clearly defined because the field is an ambiguous compound of method and subject areas. तो guys, मतलब क्या है, बड़ा सिंपल सा मतलब है। जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये जो नाम ही है इसका रूट वर्ड जो है कंपैरिजन से बना है, और कंपैरिजन का मतलब आप लोग जानते हैं कि तुलना करना किसी चीज़ की। तो यहाँ पर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, बड़ा सिंपल सा मतलब है। यहाँ पर हम लोग पॉलिटिकल इश्यूज़ को पढ़ेंगे, मतलब अलग अलग सरकारों के बारे में पढ़ेंगे, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और दुनिया के अलग अलग देशों की इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में कंपैरिजन करेंगे। तो सिंपल सा मतलब है इसका कि तुलना के आधार पर, कंपैरिजन के आधार पर पॉलिटिकल साइंस को इस टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। तो गाइस, मैंने आपको बताया कि अलग अलग सरकारों के बारे में, उनके इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इस तरीके से दुनिया के जो अलग अलग देश हैं उनकी पॉलिटिक्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और इसके अंदर क्या है, मैंने आपको बताया कि जो इसका जो कंटेक्स्ट है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, वो एम्बिगियस है, मतलब इसके बहुत सारे मीनिंग और स्कोप्स हैं, ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है, तो उसका जो स्कोप है वो ज़्यादा क्लियरली डिफाइंड नहीं है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का नेचर कैसा होता है दोस्तों। अगर नेचर की बात करें तो कन्वेंशनली द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द पॉलिटिक्स स्टैंड एंटाइटल्ड एज कंपैरेटिव गवर्नमेंट. Comparative government include the study of the features and legal powers of political institutions existing in various states. It is the study of state and political institutions in terms of their legal powers, functions and positions on a comparative basis. दोस्तों मतलब क्या है, बड़ा सिंपल सा मतलब है इसका। मैंने आपको बताया भी था इसके अंदर कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक कंपैरेटिव गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या अलग अलग सरकारें होती हैं, किस आधार पर क्या क्या सिमिलैरिटीज़ होती है उनके बीच में, क्या डिसिमिलैरिटीज़ होती हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं उनके, एक देश की सरकार के फंक्शन दूसरे देश की सरकार के फंक्शन से, एक देश की पावर्स दूसरे देश की सरकार के पावर से किस तरीके से अलग अलग होती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। दोस्तों अब बात करते हैं स्कोप की, क्या क्या इसके दायरे में आता है, क्या क्या चीज़ें हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर पढ़ सकते हैं। दोस्तों स्कोप की अगर हम बात करें तो सबसे पहला स्कोप क्या कहता है, स्ट्रेस अपॉन द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द वेरियस कंट्रीज़। तो मोटे मोटे तौर पर बातें सारी वही हैं कि अलग अलग देशों की जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसको डीपली स्टडी करना होता है। और क्या होता है, इट फोकस ऑन द स्टडी ऑफ द मेजर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के संविधानों की अलग अलग एनालिसिस करनी होती है, दुनिया के संविधानों को अलग अलग कंपेयर करके उनका एनालिसिस करना होता है। तीसरी बात करें स्कोप की तो इट एम्फेसिस अपॉन द स्टडी ऑफ पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द वेरियस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वर्किंग इन द डिफरेंट कंट्रीज़। तो दोस्तों मतलब क्या है कि दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर कैसे जो अलग अलग राजनीतिक संगठन होते हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं, क्या उनकी पावर्स और फंक्शंस होती हैं, इसके बारे में भी इसके अंदर पढ़ा जाता है। तो ओवरऑल दोस्तों क्या है ये, इट इज़ अ फॉर्मल स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर फंक्शंस। तो क्या है इसके अंदर दोस्तों, मोटे मोटे तौर पर एक फॉर्मल स्टडी आपको प्रोवाइड कराता है जिसके अंदर आप लोग अलग अलग पॉलिटिकल संगठन के बारे में, अलग अलग राजनीतिक संगठन के बारे में इनको पढ़ के इनको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके अप्रोचेस के बारे में, जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो मोटे मोटे तौर पर हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इसकी 3 अप्रोचेस होंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट अप्रोच की दोस्तों। तो हमारी फर्स्ट अप्रोच है हिस्टोरिकल अप्रोच, और इसको ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोला जाता है दोस्तों। तो पारंपरिक अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। कन्वेंशनली द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स is termed as comparative government. The
द स्टडी द फीचर्स, एडवांटेजेस, similarities, dissimilarities of the political institutions were compared. The traditional approach of the political science was broadly existed till the end of Second World War. दोस्तों क्या है, कन्वेंशनली मैं आपको बताता हूँ, पारंपरिक तौर पर क्या हुआ करता था, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को सिर्फ एक लिमिटेड स्कोप में रखा जाता था। मतलब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज सिंपली कॉल्ड द कंपैरेटिव गवर्नमेंट। मतलब क्या है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ कंपैरेटिव गवर्नमेंट हुआ करता था। तो मोटे मोटे तौर पर क्या था, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर सिर्फ जो है गवर्नमेंट का अलग अलग सरकारों के बारे में कंपैरिजन किया जाता था कि क्या क्या सरकारों के बीच में समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, क्या कमियां हैं इसकी, क्या इसके एडवांटेजेस हैं। और दोस्तों क्या था, इसका स्कोप बहुत ज़्यादा डिफाइंड था, बहुत ज़्यादा कम था दोस्तों। और आज के बारे में और बताऊँ तो जो हिस्टोरिकल अप्रोच थी वो करीब 1945 तक चलती रही, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक चलती रही। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो अप्रोच थी वो ख़त्म हो गई, एक नई अप्रोच की शुरुआत हुई दोस्तों। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ कि हिस्टोरिकल अप्रोच में क्या दे रखा है। हिस्टोरिकल अप्रोच की अगर दोस्तों बात करें तो मान लीजिए एग्जांपल एरिस्टोटल का लेते हैं। एरिस्टोटल ने करीब 158 तो 158 देशों के संविधानों के बारे में पढ़ा, उनका एनालिसिस किया और उसको एनालिसिस करने के बाद बड़ी सिंपल सा फॉर्मेट निकाला कि दुनिया की सबसे आइडियल स्टेट क्या है। आइडियल मतलब सबसे बेहतरीन राज्य क्या हो सकता है, सबसे बेहतरीन संविधान क्या हो सकता है। दोस्तों क्या मतलब है यहाँ पर, तो मोटे मोटे तौर पर जो हमारा हिस्टोरिकल अप्रोच हुआ करती थी उसका जो मेनली फोकस हुआ करता था वो मोरालिटी के ऊपर हुआ करता था। मोरालिटी और आइडियल मतलब क्या है कि सबसे अच्छी, आप क्या करते थे कि इस हिस्टोरिकल अप्रोच के अंदर कुछ संविधानों को ले लिया जाता था, कुछ सरकारों को ले लिया जाता था, उनके ऊपर बहुत डिटेल एनालिसिस की जाती थी, उनके ऊपर समझा जाता था, गहन अध्ययन किया जाता था। उसके बाद में ये तय किया जाता था कि दुनिया के लिए सबसे बेहतरीन स्टेट कौन सी होगी, दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट संविधान कौन सा होगा, सबसे बेहतरीन संविधान कैसा होगा, दुनिया के अंदर किस तरीके से, किस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक देश को चलाया जाना चाहिए। तो मोटे मोटे तौर पर दोस्तों क्या था, इसका सिंपल सा मतलब था कि जो हमारी हिस्टोरिकल अप्रोच थी वो सिर्फ और सिर्फ मोरालिटी के बेसिस पे आधारित थी। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरी अप्रोच की। तो दूसरी अप्रोच है हमारी मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच की दोस्तों बात करें, पहले आपको इसको इंग्लिश में बताता हूँ। दिस अप्रोच मेनली occurred after the Second World War 1945. We know that after the Second World War, many Asian and African countries came into existence after the era of colonization. The increased opportunities for the comparative politics provided by the rise of several new political systems in Asia, Africa with their complexities. So it increases the necessities for the building a scientific theory of politics capable to deal with the complexities of the third world. मतलब क्या है दोस्तों, उसका बड़ा सिंपल सा मतलब है कि जो मॉडर्न अप्रोच थी उस अप्रोच की शुरुआत 1945 के बाद हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई। मैंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों बोला दोस्तों, बड़ा सिंपल सा मतलब है क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो कॉलोनाइजेशन का जो टाइम पीरियड था वो ख़त्म हुआ। ख़त्म होने का मतलब क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया के अंदर बहुत सारे नए देश थे जो अस्तित्व के अंदर आए, जो एग्जिस्टेंट के अंदर आए। मतलब क्या है इसका कि बहुत सारी एशियन कंट्री, हमारा इंडिया भी उनमें से एक था, बहुत सारी एशियन कंट्रीज़ और बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ थी जिनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज़ादी मिली। तो जैसे ही वो देश दुनिया के अंदर अस्तित्व में आए वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ के साथ आए। मतलब अब तक क्या था, सिर्फ लिमिटेड कंट्रीज़ थी जिसके बारे में कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाता था। अब क्या था दोस्तों, अब बहुत सारी अलग अलग देश आ चुके थे और उनकी बहुत सारी अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी। तो बदलते हुए टाइम के साथ, बदलती हुई विचारधारा के साथ, बदलती हुई दुनिया के साथ क्या हुआ, एक इस बात की ज़रूरत उठी कि एक ऐसी साइंटिफिक अप्रोच आनी चाहिए, एक मॉडर्न अप्रोच आनी चाहिए जो बदलते हुए टाइम के साथ जो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ की जो प्रॉब्लम है, जो इनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, उनके साथ भी डील कर सके। तो दोस्तों हमारा जो मॉडर्न अप्रोच थी उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग रेंजेस और वाइड एस्पेक्ट्स ऑफ द रेंजेस जो थी वो इंक्लूड की गई। क्या क्या इंक्लूड किया गया, पहले जो फोकस था सिर्फ हिस्टोरिकल अप्रोच के अंदर सिर्फ मोरालिटी के ऊपर हुआ करता था और आइडियल प्रिंसिपल्स के ऊपर हुआ करता था। इसके अपोजिट जाके दोस्तों जो मॉडर्न अप्रोच थी उसका जो फोकस था उसके अंदर क्या था, इट स्टडी ऑल द पॉलिटिकल सिस्टम्स, जितने भी राजनीतिक सिस्टम हुआ करते थे वो सभी को पढ़ा करती थी। मतलब अब दुनिया के अंदर करीब 200 देश हुआ गए, 193 194 करीब 200 देश ऐसे थे जिनके बारे में पढ़ना था,
जिनका एनालिसिस करना था, उनके पार्टी सिस्टम के बारे में पढ़ना था। तो अब क्या था, अब दुनिया के बहुत सारे देश आ चुके थे, उनको भी कवर अप करना था कंपैरेटिव एनालिसिस के अंदर। दूसरा दोस्तों, इट स्टडी द सोशो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। हिस्टोरिकल अप्रोच के अंदर सिर्फ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ा जाता था दोस्तों, लेकिन अब क्या था, जो न्यू मॉडर्न अप्रोच थी हमारी, उसके अंदर सामाजिक और आर्थिक संगठनों के बारे में भी पढ़ा जाने लगा दोस्तों। और बात करें, इट स्टडी द पॉलिटिकल कल्चर्स विद इन द कंट्री। अब सिर्फ अलग अलग देशों के बीच में नहीं, बल्कि इसके साथ साथ एक ही देश के अंदर अलग अलग जो पॉलिटिकल कल्चर्स हुआ करते थे, जो बैकग्राउंड हुआ करता था उनका, उसको भी कंपैरेटिव एनालिसिस के आधार पर पढ़ा जाने लगा दोस्तों। और क्या था, इट स्टडी द प्रेशर ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स। अब इसके अंदर जो है दोस्तों, अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स के बारे में, अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप्स के बारे में, एनजीओज़ के बारे में भी पढ़ा जाने लगा और उनका कंपैरिजन किया जाने लगा दोस्तों। फाइनली, इट स्टडी द ब्यूरोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के अंदर जो नौकरशाही होती है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसको भी कंपैरिजन किया जाने लगा। अलग अलग देशेस की, जो अलग अलग कंट्रीज़ की जो ब्यूरोक्रेसी हुआ करती थी, उनका भी एनालिसिस होने लगा, उनको भी कंपैरेटिव अप्रोच के साथ पढ़ा जाने लगा दोस्तों। तो इसमें हमने देखा कि जो हमारी हिस्टोरिकल अप्रोच थी, उसके बाद जो हमारी मॉडर्न अप्रोच थी, उसके अंदर वाइड रेंजेस ऑफ सब्जेक्ट्स थे। बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो बदलती हुई दुनिया के साथ उभर कर आए, और उन सब्जेक्ट्स को भी पॉलिटिकल, हमारे जो पॉलिटिकल साइंस की जो कंपैरेटिव एनालिसिस थी, उसके अंदर डाला गया। तो दोस्तों, अब आखिरी अप्रोच के बारे में पढ़ते हैं। तीसरी अप्रोच है हमारी मार्क्सिस्ट अप्रोच। तो मार्क्सवाद की जो विचारधारा है, उसके अकॉर्डिंगली अप्रोच थी। और क्या है इसके बारे में, इट इज़ डिफाइंड एज अ सोशल साइंस which deals with the interrelations, interconnections of economic and political process. Marxists in particular believed that the economics is the basis of society and political system। दोस्तों, इसका मतलब क्या है दोस्तों, सिंपल सा मतलब है कि जो मार्क्सिस्ट अप्रोच थी, उसका जो आधार था, उसका जो फोकस था, वो इस बात पे था कि जो जितना भी हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, वो सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, वो मतलब सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। उसके अंदर मोटे मोटे तौर पर उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंटली इकोनॉमिक एस्पेक्ट को भी डाला जाए दोस्तों। मतलब क्या है, सामाजिक और आर्थिक जो मुद्दे हैं, जो एस्पेक्ट है, उसको भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर स्टडी किया जाना चाहिए दोस्तों। और क्या है, आपको पता होगा, जो मार्क्स थे हमारे, उनके बड़े सिंपल से 2-3 अल्टीमेट एम थे उनके। क्या क्या वो चाहते थे दोस्तों, कि एक ऐसी सोसाइटी बने जो क्लासलेस हो, जिसके अंदर बिल्कुल भी क्लास डिवीज़न ना हो। क्लास डिवीज़न का मतलब क्या है दोस्तों, अमीर और गरीब के बीच में जो डिफरेंसेस है वो ख़त्म किए जाए। और उनका क्या एम था, जो मार्क्सिस्ट सोसाइटी है वो कहती है कि एक इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात करती है। इगैलिटेरियन सोसाइटी मतलब एक ऐसा समाज दोस्तों जो पूरी तौर पर इक्वल हो, जिसके अंदर ज़्यादा भेदभाव ना हो। और बात करें दोस्तों, इसके अंदर जो मार्क्स हैं वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज पर भी जोर देते हैं दोस्तों। उनका मतलब क्या है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको इक्वल तौर पर बांटा जाए सभी लोगों के बीच में, जिससे कि जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ है उसको ख़त्म किया जाए। तो दोस्तों, इसी आधार पर जो मार्क्स की हमारी जो अप्रोच है वो क्या कहती है, टिल दिस एम इज़ अचीव्ड स्टेट एंड पॉलिटिक्स इज़ टू बी अंडरस्टूड एंड एनालाइज्ड इन टर्म्स ऑफ क्लास रिलेशंस, क्लास डोमिनेशंस एंड क्लास स्ट्रगल। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि जो भी मार्क्स की स्टेट के जो अल्टीमेट एम्स थे, जो मैंने आपको बताया कि इगैलिटेरियन सोसाइटी, नो क्लास डिवीज़न, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जब तक इन फैक्टर्स को नहीं अचीव कर लिया जाए तब तक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पढ़ा जाना चाहिए। मतलब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर इन सभी अप्रोच, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की अप्रोच के अंदर ये जो सारे टॉपिक्स हैं, जो सारे जो मार्क्स के जो एम्स हैं, जो गोल्स हैं, उनको भी पूरा किया जाना चाहिए दोस्तों। तो ये दोस्तों मार्क्स की अप्रोच थी, कार्ल मार्क्स की, तो जो आपको सिंपली तौर पर, मोटे मोटे तौर पर सिर्फ इतना बोलती है कि जितना भी आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ते हैं उसको इकोनॉमिक आधार पर भी पढ़ा जाना चाहिए दोस्तों। तो अब बात करते हैं इसके ओवरव्यू के बारे में। आई होप आपको जो मैंने बताया, मीनिंग बताया इसका, नेचर बताया, फिर हमने इसके बारे में स्कोप पढ़ा इसका, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसकी अप्रोचेज़ पढ़ी। अब हम ओवरव्यू पर अगर हम बात करें तो आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सिंपल सी बात है, अगर आप लोग कोई भी स्मार्टफोन या कोई भी मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं दोस्तों, आप अलग अलग ब्रांड्स के 2-3 ब्रांड्स को ले लेते हैं, उनके बीच में कंपैरिजन करते हैं कि क्या क्या इनके फीचर्स हैं जो सेम हैं, क्या क्या इनकी डिसिमिलैरिटीज़ हैं, क्या आपका बजट है, क्या इनके प्राइजेज़ हैं। आप उन सभी को क्या करते हैं, एक तुलनात्मक आधार पर विश्लेषण करते हैं, मतलब उनका कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद अपने लिए जो बेस्ट सुटेबल मोबाइल फ़ोन है उसको चुनते हैं दोस्तों।
तो इसी तरीके से आप सिंपल तौर पर इसको भी समझ सकते हैं। जो हमारी जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा टॉपिक है, वो क्या करता है दोस्तों, दुनिया के अलग अलग देशों के आर्थिक संगठन, पॉलिटिकल संगठन और राजनीतिक संगठन, मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सभी के बारे में एनालिसिस करता है, उन सभी को जो है कंपैरेटिव अप्रोच से उनको पढ़ने की कोशिश करता है दोस्तों। तो ये हमारा टॉपिक था कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। आई होप आपको पूरा समझ आ गया होगा। और इसके अलावा आप लोगों का कोई टॉपिक हो जिस पे आप चाहते हो कि आप वीडियो में बनाऊं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्लास 11, 12 एंड ग्रेजुएशन का, तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।